एक परिवार है माफिया महंत का। इन्होंने पिछले 70 साल में इस पे कब्जा किया हुआ है और स्मगलिंग का ये बहुत बड़ा लाखों करोड़ का ये केस है। इसमें इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है और तुरंत जो भी ये संपत्ति ये माफिया महंत और उनके परिवार ने जमाई है, इसका ताबा पुलिस ने लेना चाहिए और माफिया महंत को तुरंत अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। और जब तक 1949 बीटी एक्ट रिपील नहीं होता है, ये आंदोलन जारी रहेगा। भले 150 दिन होने दो या 1000 दिन होने दो, तब तक आकाश लामा जी ने और मैंने, आनंद जोनले ने, हमने कसम खाई है कि ये जन्म में 1949 बीटी एक्ट हम रिपील करके ही दम तोड़ेंगे। उसके पहले हम दोनों मरेंगे नहीं। तो सरकार से मांग है कि आप तुरंत इसमें इंटरफेयर करिए। आप आपके ईडी को और सीबीआई को तुरंत यहाँ पे भेजिए। 110% 29 जुलाई को आने वाली हियरिंग में जो फाइनल हियरिंग होगी उसमें बीटी एक्ट रिपील होगा और खत्म हो जाएगा और उसके बाद महाबोधि महाविहार का मैनेजमेंट पूरी तरह बौद्धों के हाथों में आ जाएगा। कैसे आएगा, क्या आएगा, ये हम कोर्ट को बताएंगे। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हमारे पास मौजूद है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट माननीय आनंद जोंदाले जी और आज इनसे कुछ विशेष चर्चा होगी बीटी एक्ट के बारे में, जिसका केस आज कई वर्षों से सर देख रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल में आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आप कई वर्षों से इस जो एक्ट के खिलाफ आप केस लड़ रहे हैं। आप माननीय आकाश लामा जी के बुलाए पर यहाँ बोध गया में आए हुए हैं। कहाँ कहाँ घूमे सर? हम सबसे पहले तो महाबोधि महाविहार गए जी। उसके आजू बाजू में जो देखा हमने, जी जी, वो देख के हम बहुत ही शॉक हो गए कि इतना बड़ा भारत का जो खजाना है, गौतम बुद्ध का मूर्तियों का, स्तूपों का, इसको तोड़ तोड़ कर महाबोधि विहार के पीछे आगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, वहाँ का जो माफिया महंत है, इन्होंने बुद्ध को मूर्ति को तोड़कर, स्तूपों को तोड़कर दीवारों में गाड़ दिया है। और हमको ये भी पता चला है ये माफिया महंत ने ये मूर्तियों को, ये जो इंडियन एंटिक जो होता है, भारत का जो कानून है एंटिक्स और जो ट्रेजर खजाना है, इसको बहुत बुरी तरह लूटा है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये हजारों लाखों करोड़ का स्मगलिंग इसमें हुआ है। इसमें मेरी भारत सरकार से मांग है कि आप तुरंत इसमें इंटरफेयर करिए। आप आपके ईडी को और सीबीआई को तुरंत यहाँ पे भेजिए और ये तहकीकात करिए कि ये जो भारत देश की धरोहर है, जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं और स्तूपों के है जो 2000 साल पहले का अभी भी गोल्ड प्लेटेड स्तूप है, मूर्तियां है, इनका जो स्मगलिंग पिछले 70 साल में जो हुआ है, इसकी पूरी तहकीकात हो जाए। ये लाखों करोड़ों का स्मगलिंग रैकेट हो चुका है। यहाँ से जो मूर्तियां है और जो एंटीक पीसेस है, ये पूरे वर्ल्ड में स्मगलिंग हो गई है। अभी गिना चुना टूटा फूटा सामान यहाँ पे है। जो अच्छी मूर्तियां सब पूरे वर्ल्ड में यहाँ के माफिया महंत ने बेची है। तो मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत आप सीबीआई और ईडी के केस रजिस्टर करके इसका इंक्वायरी करिए। पिछले 70 साल में यहाँ के माफिया महंत के अकाउंट में कितना पैसा आया है और यहाँ के माफिया महंत ने यहाँ पे कितनी जमीनें खरीदी है गया में, इसकी इंक्वायरी करिए और सरकार ने इसका पूरा पोजीशन तुरंत लेना बहुत जरूरी है, ये मैं मांग करता हूँ। अच्छा, यहाँ मेन टेम्पल के बाद भी बहुत जगह आप घूमे, विष्णुपद भी गए। वहाँ बताया जाता है कि विष्णुपद और मेन टेम्पल एक ही आसपास है। इसके विषय में क्या कहना है आपको? विष्णुपद के विषय में क्या कहना है? ऐसा है, दिल्ली में ये लोग कहते हैं कि विष्णुपद और महाबोधि विहार एक ही है। इसके तहकीकात करने के लिए मैं खुद ऑटो रिक्शा लेके महाबोधि विहार से विष्णुपद गया। विष्णुपद और महाबोधि विहार में 11 किलोमीटर का अंतर है। 11 किलोमीटर का अंतर है। अभी वो विष्णुपद है या नहीं है, या विष्णुपद है या भिक्खुपद है, ये एक चर्चा का विषय है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात सच है कि विष्णुपद महाबोधि विहार से 11 किलोमीटर दूर है और उनका महाबोधि विहार का कोई लेना देना नहीं है। अगर इनके कहने के मुताबिक
अगर भगवान गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार है तो विष्णु पद में जो विष्णु मंदिर है वहां पे एक भी भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं है। या पूरे देश में जितने भी हिंदुओं के मंदिर है, अगर भगवान गौतम बुद्ध ये विष्णु के अवतार थे या है तो इनकी मूर्तियां भारत देश के हर मंदिर में, जैसे अयोध्या का मंदिर है, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, यहाँ सब जगह गौतम बुद्ध की मूर्तियां लगनी चाहिए। यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं को बैठने का अवसर देना चाहिए। वहाँ पे रोज बुद्ध वंदना भी होनी चाहिए और विष्णु की पूजा होनी चाहिए। हाँ, ऐसा तो कहीं होता नहीं। कहीं पे भी कोई भी हिंदू मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी नहीं जाती है, ना भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। अगर आप विष्णु का अवतार बोलते तो आप पूजा करिए। हर मंदिर में, पूरे देश से जितने हिंदू मंदिर है हर जगह गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाइए और सुबह शाम बुद्ध वंदना लीजिए, बौद्ध भिक्षुओं को आने दीजिए, बौद्धों को अनुयायी आने दीजिए। आप सिर्फ महाबोधि विहार में जो गौतम बुद्ध के अनुयायी है ये पूरे वर्ल्ड में 165 देशों से आते हैं, उसमें से कम 40 देशों में तो बौद्धों का राज है। वहां पे बुद्धिस्ट राजा है और वो एक बुद्धिस्ट राजा ने, जो मैंने देखा महाबोधि विहार में, 280 किलो का जो मुकुट महाबोधि विहार को पहना है, ये एक बुद्धिस्ट रानी ने गिफ्ट दिया हुआ है। ऐसा करोड़ों का सामान यहाँ पे आता है। उस पर कब्जा करने के लिए ये माफिया महंत और उनका परिवार, मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी लोग कोई समाज या कोई धर्म वो इन्वॉल्व है, ये सिर्फ एक परिवार है माफिया महंत का। इन्होंने पिछले 70 साल में इस पे कब्जा किया हुआ है और स्मगलिंग का ये बहुत बड़ा लाखों करोड़ों का ये केस है। इसमें इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है और तुरंत जो भी ये संपत्ति ये माफिया महंत और उनके परिवार ने जमाई है, इसका ताबा पुलिस ने लेना चाहिए और माफिया महंत को तुरंत अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। देश हमारा संविधान से चलता है और संविधान का आर्टिकल 13 कहता है सर कि संविधान लागू होने से पहले की प्रक्रिया जो होती है सब शून्य मानी जाती है, लेकिन ये बीटी एक्ट के लिए अभी तक ये संविधान कहा जाए तो मान्य नहीं है, तो क्या कहेंगे इस विषय में? बीटी एक्ट ऐसा है, बीटी एक्ट को हमने चैलेंज किया हुआ है जी। हमारे पहले जो बनते सुरई थे, इन्होंने जो पिटीशन डाली थी वो 10-12 साल पहले एडमिट हो चुकी थी, लेकिन उस समय के जो भी हमारे वकील भाई बहन थे एडमिट होने के बावजूद वो फाइनल हियरिंग को नहीं लगा पाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि केस लड़ने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। मेरे पापा ने मेरा नाम आनंद रखा हुआ है और मैं सुप्रीम कोर्ट में पिछले 94 से काम करता हूँ। जब ये मामला 12 फरवरी को आकाश लामा जी ने आमरण उपोषण के दौरान उठाया गया तब ये मेरे ध्यान में आया और मैंने इस पे पढ़ाई की तो मुझे पता चला कि 2012 में पिटीशन फाइल हो चुकी है, एडमिट भी हो चुकी है। वो पिटीशन मैंने हियरिंग के लिए ली, 16 मई को हियरिंग हुई है और 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग है। तो जो आपने अभी कहा है ये हियरिंग का मुद्दा है, मैं उस दिन रखूंगा और हमारी मांग बहुत ही जायज है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 110% 29 जुलाई को आने वाली हियरिंग में जो फाइनल हियरिंग होगी उसमें बीटी एक्ट रिपील होगा और खत्म हो जाएगा और उसके बाद महाबोधि महावीर का मैनेजमेंट पूरी तरह बौद्धों के हाथों में आ जाएगा। कैसे आएगा, क्या आएगा, ये हम कोर्ट को बताएंगे जी। अच्छा, इस संदर्भ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी तक एकत्रित हो पाया है? देखो ये ऐसा है कि मामला कोर्ट का है जी। और जैसे कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा ये मेरा दौरा आयोजित किया गया और जैसे आप देखते हैं अभिषेक जी ने मुझे लगभग 8-10 जगह सब जगह दिखाया। इसका मैंने जो भी सबूत वीडियोग्राफी के द्वारा मैंने संकलित किया है मैं कोर्ट में पेश करूंगा और कोर्ट ने अगर ये वीडियोग्राफ देखेंगे तो 100% वो मान जाएंगे कि 1949 का जो बीटी एक्ट है इसको रिपील करना पड़ेगा। अगर ये वीडियोग्राफ को किसी ने चैलेंज किया तो मैं कोर्ट से मांग करूंगा कि कोर्ट कमीशन की अपॉइंटमेंट की जाए और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस जो है वो या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट हो और उनका कमीशन अपॉइंट हो और खुद आए और देखे जो मैंने देखा है वो भी देखे तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पे माफिया महंत ने पिछले 70 सालों में कितना लाखों करोड़ों का स्मगलिंग करके महामाया जमाई है। पूरे गया सिटी में सब जगह जमीन और बिल्डिंगें उन्होंने बनाई है। एक माफिया का गिरोह यहाँ पे काम करता है। रोड पे इनके गुंडे डंडा लेके बैठते हैं, जनता से रोड का टैक्स उगालते हैं। ये सब बंद होना बहुत जरूरी है। और मुझे जहाँ तक पता चला है भले भारत देश 1947 में स्वतंत्र हुआ है लेकिन अभी तक
भारत का जो संविधान है, भारत का जो कानून है, ये गया में कहीं पे भी लागू नहीं है। यहाँ के जो रोड है ये पूरी तरह एकदम ऐसा लगता है कि कोई जंगल में लोग रह रहे हैं। यहाँ पे पिछले 70 साल में मुझे ये पता चला है कोई भी नया स्कूल नहीं खुला है, नया अस्पताल नहीं खुला है। और ये माफिया महंत ने ये जो बोध गया और गया जिला इसको पूरी तरह अपने ग्रहणगुद किया है और भारत देश से अलग कर दिया है, अलग थलग कर दिया है। मुझे यहाँ तक भी पता चला है कि ये माफिया महंत नक्सलवादियों को भी यहाँ पे लाता है, यहाँ के जो गैंगस्टर्स है उनको भी पनाह देता है और उनके सहायता से ये पूरे गया जिले में इसका राज चल रहा है। यहाँ पे भारत का संविधान लागू नहीं होता है, भारत का इंडियन पिनल कोड लागू नहीं होता है, वो एंटीक्स का जो एक्ट है 1972 का वो लागू नहीं होता है। तो मेरी सरकार से मांग है, हमारे बहुजन से ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी आते हैं, हमारे बहुजन से ही नरेंद्र मोदी जी भी बहुजन से ही आते हैं, वो भी एक ओबीसी है। तो मुझे उनसे मांग है कि आप ये महंत के ऊपर तुरंत कार्रवाई करें, सीबीआई ईडी की एसआईटी बनाइए और इसकी जांच कराइए। जिस तरीका से बोध गया को वर्ल्ड हेरिटेज कहा जाता है और यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है, जिस तरीका से जो अभी डुंगेसरी बना हुआ उसका पहले प्राक बुद्धि नाम था और जैसे ही बोध गया में आप एंट्री कीजिएगा लिखा हुआ है मोक्ष की धरती बोध गया। इस विषय में क्या कहना है आपको? ऐसा है, भगवान गौतम बुद्ध ने जो हमको ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो ज्ञान दिया उसमें मोक्ष नाम का शब्द कहीं पे भी नहीं है। मोक्ष नाम की संकल्पना बुद्ध धर्म में कहीं पे भी आती नहीं है। ये वही महंत जो माफिया महंत है उसने और उसके गुर्गों ने ये कब्जा करने के वो हेतु ये मोक्ष नाम का शब्द लिखा हुआ है। इसको ये मोक्ष शब्द तुरंत हटाया जाए। ये न्याय की नगरी है, न्याय की धरती है, यहाँ पे मोक्ष का बौद्ध धर्म में मोक्ष नाम की कोई संकल्पना है ही नहीं है। तो ये मोक्ष शब्द तुरंत हटाया जाए। कुछ लोग का कहना है कि ये जो बौद्धिस्टों का मांग है वो गलत है, इस विषय में क्या कहना है आपको? देखिए, भारत देश के संविधान के हिसाब से हर धर्म को अपना अपना मंदिर, अपना अपना इंस्टीट्यूशन चलाने का हक है। जैसा अजमेर का दरगाह है, वो दरगाह की कमेटी में सब मुसलमान ही होते हैं। अयोध्या की कमेटी है, वहाँ पे सब हिंदू ही होते हैं। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उनकी कमेटी में सब सिख ही होते हैं। तो ये बौद्धों की कमेटी में गैर बौद्धों का क्या लेना देना? भाई मेरे आंगन में तेरा क्या काम है? जो गाना है तो हम आपका क्या काम है? आप सिर्फ यहाँ पे जो 165 बुद्धिस्ट कंट्री से टूरिस्ट आते हैं, राजा लोग आते हैं, रानी लोग आते हैं, इनका जो दान किया हुआ पैसा खाने के लिए, गिलंगुट करने के लिए आप बैठे हैं। पिछले 70 साल में आपने जितना भी दान यहाँ से कलेक्ट किया वो गया कहाँ है? ना कोई स्कूल खोली है, ना कोई अस्पताल खोला है, ना कोई रोड बनाया है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये भारत जैसे एक टूटा हुआ प्रदेश है, इसके तरफ मैं मांग करता हूँ कि हमारे बहुजन के जो प्राइम मिनिस्टर है, बहुजन के जो चीफ मिनिस्टर है, तुरंत आइए, इसका सर्वे करिए, इस पर कार्रवाई करिए। जिस तरीका से आंदोलन आज लगभग 131 दिन हो गया, आकाश लामा जी इस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं, उनका कार्यशैली कैसा रहा है, इस विषय में कुछ ज्यादा ऐसा है, अगर आकाश लामा जी ने 12 फरवरी को अगर ये आमरण उपोषण आंदोलन चालू नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, पहली बात तो। और आज पूरे देश में आप देखोगे, पूरे देश में नहीं कि पूरी दुनिया में हर जगह ये आंदोलन फैला हुआ है। हमें तो पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है ही है, लेकिन मुझे ये भी पता है अगर सुप्रीम कोर्ट से ये पिटीशन खारिज हो जाएगी तो जो जनता का दबाव है वो दबाव के होते हुए और जो हमारा सरकार है, सरकार राज्य सरकार है, ये 1949 बीटी एक्ट तुरंत खारिज कर देगा। तो इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग होने की वजह से हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट की जो पिटीशन है हम फाइनल हियरिंग को लगा के बहुत जल्द खत्म करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से न्याय लेके आएंगे। और जब तक 1949 बीटी एक्ट रिपील नहीं होता है ये आंदोलन जारी रहेगा, भले 150 दिन होने दो या 1000 दिन होने दो, तब तक आकाश लामा जी ने और मैंने, आनंद जोनले ने, हमने कसम खाई है कि ये जन्म में 1949 बीटी एक्ट हम रिपील करके ही दम तोड़ेंगे, उसके पहले हम दोनों मरेंगे नहीं। अंत में एक सवाल रहेगा सर आपसे कि जिस तरीका से आर्टिकल 13 भी कहता है कि संविधान लागू होने के पहले की प्रक्रिया जो होती है शून्य मानी जाती है, और उसमें आर्टिकल 26-27 भी है जो कि जिसका धर्म उसको मनाने की बिल्कुल आज़ादी है। देखा जाता है कि ये एक्ट भी गलत है जो कि संविधान लागू होने से पहले का चला आ रहा है, और जिस तरीका से अतिक्रमण हो रहा है जो कि साक्षात दिख रहा है कि बुद्ध की प्रतिमाओं को पूरा सिंदूर टिकुली से ऐसे करके सजा के दूसरा देवी देवता का नाम बता दिया जाता है। कहा जाए तो ये सरासर गलत चीज है। इसका आप केस लड़ रहे हैं, कितना उम्मीद है इस केस का जीतने का या कुछ और? 110% हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस जीतेंगे। और जहां तक
एक बार अगर ये BT एक्ट रिपील होता है और बौद्धों के हाथ में मैनेजमेंट चला जाता है तो उसके बाद जो आप जो बता रहे हैं कि जो बौद्धों की मूर्तियों का जो वो लोग विकृतीकरण की हुआ है इस पे कार्रवाई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन उसके पहले ही मैं हमारे बहुजन के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, बहुजन के चीफ मिनिस्टर बिहार के नीतीश कुमार जी है, इनसे मुझे आग्रह है कि आप यहाँ पे आइए, आप देखिए कि बौद्धों को मूर्तियों का, स्तूपों का कैसा यहाँ पे गैर हनन हुआ है और कहाँ पड़ी हुई है, और वो बाजू के आजू बाजू के मठों में दीवारों में गाड़ी गई है। यहाँ तक कि गया के शहर में एक गंदा नाला है, वो नाले के ऊपर आपने वो वीडियो बनाया हुआ है, वो दिखाना इसमें कि वो जो गंदा नाला जा रहा है, वो नाले के ऊपर जो पुल है, उसके पुल के अंदर जो ऐसी जगह है, हाँ, बुद्धों की जो करोड़ों रुपयों की बुद्धों की मूर्ति है वो वहाँ पे पड़ी हुई है, किसी का ध्यान नहीं है। मैं मेरे सारे बुद्धिस्ट भाइयों से, देश के और विदेशों के बुद्धिस्ट भाइयों से और खासकर वकीलों से मैं यहाँ आह्वान करता हूँ कि आप बोध गया में आइए और ये देखिए, जो मैंने देखा है आप भी देखिए और इसके खिलाफ आवाज उठाइए। हम सब लोग मिलकर ये जो आपने हजारों लाखों करोड़ों की जो बौद्ध धर्म की धरोहर है, मूर्तियां है, इसका हम जतन करेंगे। एवं उसको एक सुरक्षित जगह रखना जरूरी है। इसकी कीमत लाखों करोड़ में है और ये भारत देश की संपत्ति है, इसका तुरंत भारत सरकार ने ताबा लेना चाहिए। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना समय दिए हमारे चैनल को। तो जिस तरीका से सर ने आपको एक एक बातों को बताया कि किस तरीका से बुद्ध की प्रतिमा को कहा जाए तो अतिक्रमण किया गया है, उसको चुनरी पहना के कहीं 5 पांडव बताया जाता है तो कहीं कोई देवी माँ का नाम दिया जाता है, और उस तरीका से ये BT एक्ट के बारे में बताए कि जो 1949 का एक्ट है वो भी बहुत पुराना एक्ट है, उसको भी खारिज होना चाहिए। तो तमाम मुद्दे पर सर से चर्चा हुई। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये बात सही है, अगर कंफ्यूजन है आप लोगों को कि सर का कहना गलत है, तो आप लोग भी बोध गया की धरती पर एक बार आइए, मेन टेम्पल के घूमिए, विष्णुपद के घूमिए और जगह जगह डुंगेश्वरी है वहाँ पर घूमिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सारा जो मांग है वाजिब है, ये लोग का जो कहना है ये सब 100% सही है, तो आप लोग भी इस आंदोलन में आके मिलके हाथ बढ़ाइए और इस आंदोलन को मजबूत कीजिए, ताकि जो बौद्धों का मांग है, वास्तविक मांग है, सबको मिल सके। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।